बात हमेशा याद रखिएगा, यदि मेहनत आपकी आदत बन जाती है, यदि मेहनत आपकी आदत बन जाती है, इसमें क्या किससे गुना हो रहा है, आपको क्या लौक रहा है ना? तो कहिएगा कुछ नहीं लौक रहा है, खाली एक्स लौक रहा है। अब हमें फॉर्मूला कैसे लिखना है, इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स वाला को झाँप देंगे इसको। अब बचेगा उसको तिराकोनी गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा। तो कहेंगे बस काका अब 12 और फिर उसका उल्टा 21, 12 21 12 21। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ब्रज गुणन विधि के मदद से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि मेहनत आपकी आदत बन जाती है, यदि मेहनत आपकी आदत बन जाती है तो सफलता आपकी मुकद्दर बन जाएगी। आज नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है 3.5। एनसीईआरटी या बीटी से क्वेश्चन है 3.5। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसी का एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि आप समीकरण को जांच कीजिए और जांच करने के बाद बताइए। तीन कंडीशन होता है जांच में। क्या होता है तीन कंडीशन? किसका कौन सा समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी कि समांतर समीकरण होगा। कौन सा समीकरण का अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब कितना? एक हल होगा। और कौन सा समीकरण का अनगिनत हल होगा, बहुत सारे हल होंगे, है ना। यह जांच करना है और जांच करने के बाद जिसका अद्वितीय यानी कि एक हल होगा उसे हल ज्ञात करना है ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको जांच कर लेते हैं। चार समीकरण दिया हुआ है, प्रश्न एक में चार सवाल है और इन्हें जांच करने के बाद देखते हैं कि कौन अद्वितीय हल होता है, फिर उसे ब्रज गुणन की मदद से हम लोग हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जांच का कुछ कंडीशन होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, है ना, b2, यदि a1 और a2 और b1 और b2 को बराबर करेंगे या बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि यह अद्वितीय समीकरण है। जो समीकरण है अद्वितीय समीकरण है और इसको सोल्व करने पर एक हल होगा। यह एक हल का कंडीशन है, एक हल का कंडीशन, एक हल का कंडीशन है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, दो समीकरण है। यहाँ पर एक समीकरण a1 b2 b1 c2 और दूसरा समीकरण का मान है a2 b2 और c2। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों अगर बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि अनगिनत हल होगा। इसका अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितना हल होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, लेकिन b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के बराबर ना हो तो हम कहते हैं कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यानी कि इन समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये तीनों क्या है? शर्त है, हल होने का शर्त है। ये आप गौर से देखिए, समझिए और याद रखिएगा कि आखिर इन्हें कैसे पहचानते हैं समीकरण को, कि हल होगा या नहीं होगा। हल होगा तो कितना हल होगा, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा
A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और द्वितीय या एक हल में सिर्फ दो ही को चेक करते हैं, A1 बटा A2 B1 बटा B2, यही दोनों को चेक करना है। अगर पहला ही बराबर नहीं निकला तो आप कहिएगा क्या इस समीकरण का एक हल होगा। और इसमें अनगिनत के लिए तीनों को चेक करते हैं, तीनों को लिखेंगे बटा में और देखेंगे यदि काट के अगर देखेंगे कि तीनों बराबर है तो कहेंगे अनगिनत हल है ना। या तीनों बराबर है तो अनगिनत हल है, या तीनों में से सिर्फ ए बराबर नहीं है, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो एगो बराबर है एगो बराबर नहीं है, तो कहेंगे कोई हल नहीं है। यानी कि एक आम भाषा में, आसानी भाषा में आप लोग यह याद कर सकते हैं कि अगर कोई बराबर ना हो तो समझिए एक हल, सबे बराबर हो तो अनगिनत हल, और एगो बराबर हो एगो बराबर ना हो तो क्या, तो कोई हल नहीं। तो चलिए हम लोग इसे चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे, देखिए इस समीकरण में यहाँ पर समीकरण में 1 इसको मान लेते, इसको मान लेते 2, और इस समीकरण में A1 बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा पहला समीकरण को हम लोग मानते हैं A1 है ना, यहाँ पर A1 B1 C1, यहाँ पर A1 B1 C1 है ना, A2 B2 C2 हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 पहला में दिया हुआ है, तो A1 मतलब क्या होगा, तो x का जो गुणनांक होगा, गुणनांक x में जिस चीज से गुना हो रहा है उसे कहेंगे A1। तो यहाँ पर बताइए x में क्या चीज से गुना हो रहा है, आपको क्या लौक रहा है ना, तो कहिएगा कुछ नहीं लौक रहा है, खाली x लौक रहा है। तो जब खाली x लौक रहा है तो समझ लिए कि x में 1 से गुना हो रहा है, यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस 1, A1 बराबर क्या हो गया 1। अब हो गया B1, B1 का मान क्या होगा, तो B1 बोले तो y है ना, y का जो गुणनांक होता है उसको कहते हैं B1। तो y में क्या चीज से गुना हो रहा है, तो कहिएगा सर 3 से गुना हो रहा है, यहाँ माइनस लगल है तो ये तीने वाला के माइनस है ना, क्या चीज का माइनस है, तीने का माइनस है। अब A1 B1 हो गया, अब हम लोग लिखेंगे C1, ठीक है। C1 बोले तो क्या, तो C1 बोलेंगे जिसमें ना x लगा हो ना y लगा हो, अचर पद हो है ना, जो सिंगल मैन बेचारा अलग हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अचर पद, यानी कि क्या हो गया 3, और इसके आगे माइनस लग रहा है तो माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से A2 निकालेंगे, A2 का मान कितना हो गया, A2 का मान 3 हो गया, यहाँ पर 1 से गुना 3 है। B2 का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस 9, और C2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस में 2 हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल होने के शर्त से, क्या है उनके शर्त, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यह तीनों को बराबर में लिख लिए हैं। अब हम लोग इस पर मान बैठाकर सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आंसर निकलता है, बराबर आता है नहीं आता है, क्या होता है। A1 का मान रखिए, A1 का मान कितना है 1, A2 का मान रखिए कितना है 3, बराबर B1 का मान रखिए कितना है माइनस में 3, और B2 का मान कितना है माइनस में 9, ठीक है। C1 का मान रखिए कितना है माइनस में 3, और C2 का मान कितना है माइनस में 2, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। अब आप लोग गौर से देखिए यहाँ पर है ना, क्या देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा कि 1/3 और 1/3 बराबर है, जबकि 3/2 बराबर नहीं है, 3/2 बराबर नहीं है, यानी कि ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, और ये बराबर है, मतलब ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। और यह कौन कंडीशन में काम करता है, तो यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर काम कर रहा है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये बराबर है, और ये बराबर C1 बटा C2, ये B1 और B2 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन है। इसमें क्या हल हो रहा है, कोई हल नहीं हो रहा है, यानी कि पहला बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इस समीकरण समीकरण का कोई हल नहीं होगा, का कोई
हल हल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, और ये सवाल यहीं पे बन जाता है। जब कोई हल नहीं होगा तो फिर इससे आगे हम क्या ही बनाएंगे, हल ही नहीं निकलेगा तो हम बनाएंगे क्या। ठीक है, तो ये सवाल इसका कोई हल नहीं हुआ है। अब दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं, इसमें कोई हल होता है कि नहीं होता है। हल होगा तो सोल्व करेंगे, हल नहीं होगा तो सोल्व नहीं करेंगे। समीकरण 2 में हम लोग तुलना करेंगे। तो पहले तो इस समीकरण को है ना बराबर को इस साइड ले आते हैं, दोनों को बराबर को इस साइड ले लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर, बराबर की साइड लाएंगे, इधर प्लस है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5 बराबर 0। इसको भी बराबर की साइड लाएंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब यह समीकरण तुलना करने लायक हो गया। ठीक है, यहाँ पर है ना समीकरण को अब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम a1 लिखेंगे, शुरू में पहला प्लस है तो a1 है ना, b1 और c1। याद रखिए a1 x का गुणांक होगा तो x का गुणांक कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। b1 y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। और c1 अचर पद कितना है -5 है तो -5 लिखेंगे। अब हम लोग a2 निकालेंगे, b2 निकालेंगे और c2 निकालेंगे। तो a2 अब दूसरा का समीकरण में देखिए x का गुना कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, y गुना कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, और अचर पद कितना है तो -8 लिखेंगे। अब हम लोग हल होने के शर्त से चलेंगे, हल होने के शर्त शर्त से। हल होने के शर्त में फिर हम लोग वही करेंगे काम, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, और इसके बाद मान रखकर हम लोग सोल्व करेंगे। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। मान इस पे रखेंगे तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 3, इसमें रखेंगे तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2, इसमें रखेंगे c1 का मान है -5 और c2 का मान है -8। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर होगा 2/3 और बराबर 1/2 बराबर 5/8। आप गौर से देखिए यहाँ पर कोई बराबर नहीं आ रहा है, 2/3 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 5/8 है, कोई बराबर नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर कोई बराबर नहीं आ रहा है तो हम पहले ही बताए थे कि यहाँ पर देखिए जब कोई बराबर ना हो तो कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। तो यहाँ पर इसका कितना हल हो जाएगा, लिखेंगे अतः समीकरण समीकरण का केवल एक हल होगा, समीकरण केवल एक हल होगा। तो समीकरण का एक हल होगा तो इतना ही पर छोड़ देंगे, नहीं, इतना पर नहीं छोड़ना है। अब हमें कह रहा है कि जब एक हल होगा, अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, तो आप इसे ब्रज गुणन विधि से आप सोल्व करिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ब्रज गुणन विधि क्या होता है। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि को विस्तार से पहले समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ब्रज गुणन विधि, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो समीकरण है, कितना समीकरण है, दो समीकरण, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है ना, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ पर दो समीकरण है, और जब दो समीकरण यहाँ पर है तो ये दोनों समीकरण से एक फार्मूला निकलता है ना। तो यहाँ पर इस समीकरण तो सवाल के रूप में है, इस समीकरण को जो रियल रूप होता है, वास्तविक रूप, उसमें लिख देते हैं ना। जैसे कि दोनों समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ इसका ये रियल रूप है ना। और इसी से क्या होता है, ये समीकरण बैठता है, मान निकालते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये समीकरण का रियल रूप लिख लिए हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि का
फॉर्मूला निकालेंगे। तो x लिखेंगे और यहाँ पर बटा लगाएंगे, फिर बराबर y लिखेंगे, बटा लगाएंगे, बराबर 1 लिखेंगे, बटा लगाएंगे। देखिए यहाँ x है तो x, y है तो y, और अचर पद है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला कैसे लिखना है इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए x है तो x वाला को झाँप देंगे इसको। अब बचेगा उसको तिराकोनी गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा। तो यहाँ पर x वाला को जब झाँप देंगे तो बचेगा b, तो b1c2 लिखेंगे। यहाँ पर b1c2, c2 पर खत्म हुआ है, b1c2, फिर लिखेंगे b2c1, फिर b2c1। याद रखेंगे b से स्टार्ट किए थे इसलिए b1c2 और फिर b से स्टार्ट करेंगे b2c1, b2c1। b से स्टार्ट करेंगे तो b1c2, तो b1c2 लिख दिए, और फिर b से शुरू में स्टार्ट किए थे तो b2c1। अब c1 पर क्या हो गया है, खत्म हो गया। देखिए अब y वाला लिखना है तो y वाला को झाँप देंगे, y वाला को झाँप देंगे। खत्म कहाँ हुआ है, c1 पर, तो लिखेंगे c1 और तिरा को गुना करना है तो a2, है ना। फिर a2, फिर सी से स्टार्ट किए थे, सी से स्टार्ट किए थे तो फिर लिखेंगे c2 माइनस c2 और फिर लिखेंगे a1, a1। अब हमें अचर पद को लिखना है तो अचर पद को छाप देंगे, और खत्म हुआ a1 पर। कहाँ खत्म हुआ, a1 पर, तो a1 से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे छाप देंगे। अब लिखेंगे a1 b2, a1 b2, देखिए a1 b2 माइनस, अब फिर a1 से यहाँ पर लिखना स्टार्ट हो गया तो a चालू करेंगे, a2 b1, a2 b1। इस प्रकार से ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, आप इस तरीका से समझ के लिख सकते हैं, मतलब इसको झापेंगे, ऐसे तिराकोनी चालू करेंगे, जहां खत्म हुआ फिर अगला में वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। सी वाला फंक्शन है तो सी शुरू में डालेंगे, और इस प्रकार से हम फॉर्मूला इसको आसानी से लिख लेंगे। इसको याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पर बी सी है, बी सी है, इसको लिख सकते हैं बस, है ना। यहाँ पर सी है, सी है, इसको लिख सकते हैं काका, काका, है ना, काका। और इसको लिख सकते हैं अब, ए बी है तो इसको लिख सकते हैं अब। यहाँ पर 1 2 12 है, 21 है, यहाँ पर लिख सकते हैं 12, है ना, या 21 लिख सकते हैं, 21। ठीक है, 12 21 उल्टा उल्टा, 12 21, 12 21, 12 21। अब समझिए यहाँ पर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपको फार्मूला लिखना होगा तो कहेंगे बस काका अब 12 और फिर उसका उल्टा 21, 12 21, 12 21। ठीक है, यहाँ पे देखिए बस मतलब बीसी लिख देंगे, बीच में माइनस, काका मतलब सी ए लिख देंगे, अब बीच में माइनस, और अब मतलब ए बी लिख देंगे, अब बीच में माइनस कर देंगे। और फिर पहले एक बार 1 लगाना है, फिर एक बार 2 लगाना है, 12 कर देना है, फिर इसका उल्टा करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो पहले 2 लगाना है, फिर 1 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर इसका उल्टा करेंगे तो फिर पहले 2 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर इसमें 1 लगाएंगे, फिर इसमें 2 लगाएंगे, फिर इसका उल्टा करेंगे तो 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे। इस प्रकार से हम फार्मूला को आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि याद कर सकते हैं। अगर ऐसे आप नहीं लिख पाइएगा तो, या मिस्टेक हो गया तो। ठीक है, अब हमें फार्मूला तो लिखा गया है, तो सिर्फ हमें एक्स वाई और क्या चीजना है, मान बैठाना है। तो यहाँ पर इस समीकरण में देखिए, यहाँ पर ए का मान निकला हुआ है, बी का मान, सी का मान, ए2 बी2 और सी2 का मान निकला हुआ है, तो सिर्फ इसमें बैठा दीजिए और सोल्व कर देंगे इसको। तो यहाँ पर x बटा b1 का मान कितना है, तो 1 गुना c2 का मान कितना है, c2 का मान -8, माइनस b2 का मान कितना है, b2 का मान है यहाँ पर देखिए 3 गुना c1 का मान कितना है, -5 बराबर y बटा c1 का मान कितना है, तो -5 गुना ए टू का मान कितना है, ए टू का मान है यहाँ पर 3 माइनस सी2 का मान कितना है, तो सी2 का मान है -8 और गुना ए1 का मान कितना है, ए1 का मान है 2 बराबर 1। अब ए1 का मान कितना है, तो ए1 का मान है फिर 2 गुना बी2 का मान कितना है, तो बी2 का मान है 2 माइनस ए2 का मान कितना है, ए2 का मान है 3 गुना b1 का मान कितना आता है, b1 का मान है 1। अब इसे सोल्व कर दीजिए। मान तो लिखा गया है, x बटा 8 में 1 से गुना करेंगे तो -8 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, -8।
माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 15 वाई बटा 5 दिया क्या होगा 15 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 गुना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 बटा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार और सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ x बटा घटाएंगे, माइनस से प्लस अलग अलग चिन्ह है तो घटाव करेंगे, तो 15 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा कितना 7, और बारांक 15 है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर y बटा 15 में से 16 घटाएंगे, 15 में 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, बारांक है प्लस तो प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं चिन्ह, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब इतना हो चुका है, अब एक बिल इसके बराबर अब इसका करेंगे और एक बिल इसका बराबर इसका करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं x बटा 7 बराबर 1 बटा 2 लेने पर, 1 बटा 2 नहीं है 1 बटा 1 है लेने पर। अब हम लोग क्या करेंगे तीरा को नहीं गुना करेंगे, तिरछी गुना करेंगे। जब याद रखिए बटा वाला सवाल हो, जब बटा हो दोनों साइड तो तीरा को नहीं गुना करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुने 1 बराबर 7 गुने 1, यानी कि x में 1 से गुना करेंगे तो x और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, यानी कि x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ से अब हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 लेने पर, तो यहाँ पर फिर तीरा को नहीं गुना करेंगे तो y का मान y गुने 1 बराबर 1 गुने 1, तो y बराबर हो जाएगा 1 में से गुना करने से क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार x का मान प्राप्त हो गया हमें 7 और y का मान हमें प्राप्त हो गया 1, और ब्रज गुणन विधि से हम लोग क्या किए इस समीकरण को सोल्व कर दिए हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल बराबर x बराबर 7 और y बराबर 1, और ये सवाल अच्छे से बन जाता है ना। देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ था और इन्हें ब्रज गुणन विधि से सोल्व करना था, और ब्रज गुणन विधि आसानी से है ना इसको लिखना सिखा दी आप लोगों को और सोल्व करना भी सिखा दिए हैं। अगर ब्रज गुणन विधि समझ में आ गया है, आपको अच्छा लगा है, सोल्व आपको करने आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए है ना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।